हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आज तो 2-3 वीडियोस आ गए थे, तो फिर लगा कि चलो यार अब सोने से पहले एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अपने ज़िंदगी के बारे में बताओ, अपने जर्नी के बारे में बताओ। तो लगा कि चलो एक जर्नी के बारे में शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी क्या है, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी स्क्रिप्ट है जो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है। आपकी होगी, हमारे जैसे कई सारे लोगों की है ये ज़िंदगी। और मैं खुशनसीब हूँ कि इस स्क्रिप्ट का जो एक छोटा सा पार्ट हूँ वो मैं हूँ। आप भी हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सबके जीवन में अपनी अपनी स्ट्रगल हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करके हम अपने लिए एक बेहतरीन समय लेके आएँ और एक अच्छा कुछ करके दिखाएं। तो बस आपके साथ एक अपनी छोटी सी एक ज़िंदगी का सफ़र शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करी, क्या करा जीवन में। तो ये वाक़या उस समय का है जब मैं 4-5 साल का था, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुन लेंगे। जो मुझे जानते हैं करीब से, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज में और मेरे साथ जॉब में थे, उन लोगों के साथ तो मैंने कई बार ऐसे बैठ के, रात में बैठ के हमने गप्पे किए हैं, किस्से बताए हैं उनको। और क्योंकि आज आज के टाइम में आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोग को भी बताता हूँ, तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ सुन लीजिएगा। शायद थोड़ा मज़ा आ जाए, और कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी में अपने आप को ढूँढने की। मैं मानता हूँ इस बात को कि हम सभी की कहानी एक ही तरह की होंगी, और आप जब इसमें ढूँढोगे, आप जब इसको सुनोगे, तो आप इसको अपने आप से ज़रूर कोरिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये किसी और की नहीं है, ये आपकी कहानी है। तो बस यही सोच के समझ के सुन लेना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं 4-5 साल का था, जब हम स्कूल में जाना जाना हमें चाहिए होता है पढ़ने के लिए, तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे से एक मेरे भैया हैं, मेरे से बड़े हैं, और मेरी दीदी मेरे से बड़ी हैं। तो मेरे भैया सलका विक्रम विद्यालय में जाया करते थे, जिस स्कूल से मैंने बाद में अपना 10th और 12th पास किया था। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर आता है, ये सलका हावड़ा में है स्कूल। और मेरी दीदी जो कि मेरे से 2-2.5 साल की बड़ी है, वो गोपाल कृष्ण शिक्षा मंदिर नाम के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो अक्सर जब मुझे लोग कहते थे, चिढ़ाते थे कि भाई अब तो तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, तुम बड़े हो गए हो, तो मैं अक्सर कहा करता था कि अरे मेरा तो स्कूल बनेगा, क्योंकि ये स्कूल तो दीदी का है, वो स्कूल तो भैया का है, तो मेरा स्कूल कहाँ है। तो मेरे लिए जब स्कूल बनेंगे तो फिर मैं जाऊँगा। बस यही सब बातों से मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई। दीदी जिस स्कूल में पढ़ती थी, गोपाल कृष्ण शिक्षा मंदिर, उसी स्कूल से मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट हुई। मेरा एडमिशन करवाया गया क्लास 1 में। मुझे याद है कि वो स्कूल भले छोटा हो, बट हमारे लिए बहुत ही एन्जॉयबल था। हम तो उसे एक प्लेग्राउंड की तरह समझ के वहाँ जाया करते थे। बगल में ही एक खेलने का मतलब मैदान था। बगल में एक अंकल थे जो चटनी और कुछ-कुछ गुपचुप वगैरह बेचा करते थे। तो हम इसलिए जाया करते थे कि चलो अगर जाएँगे तो हमको टिफ़िन में 50 पैसे मिलेंगे, और उस पैसे से हम मतलब टिफ़िन करेंगे, और बगल में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में खेलेंगे। इसी लालच से हमने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी। तो वो जो हमारा स्कूल है वो आज भी है। 3 कमरों का एक क्लासरूम है। क्लास 1-2 को एक साथ बिठाया जाता है, क्लास 2-3 को 3-4 को एक साथ बिठाया जाता है, क्लास 5 के लिए एक क्लासरूम है। बाकी जितने भी अध्यापक, शिक्षकगण हैं वो एक रूम में बैठते हैं। हमें याद है कि वहाँ बाथरूम-वाथरूम भी उस टाइम नहीं हुआ करता था। अभी बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, कभी जाऊँगा तो देख के आऊँगा कि अभी क्या हाल-चाल है। तो मैंने अपने क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करी। मेरी दीदी मेरे से 1 साल सीनियर थी, तो जब मैं क्लास 1 में एडमिशन लिया तो उस टाइम मेरी दीदी क्लास 2 में वहाँ पढ़ रही थी। तो जब मैं क्लास 4 पास किया, जब मैं 5 में जाता, तो मेरी दीदी क्लास 5 पास कर चुकी थी। तो फिर डिसीजन हुआ कि चलो भाई अब जब निकल रहे हैं तो दोनों साथ में निकल जाएँ। तो फिर मैं गोपाल कृष्ण शिक्षा मंदिर से निकल के मैं शालकिया विक्रम विद्यालय में अपना एडमिशन लिया क्लास 5 में। मेरे भैया ने एडमिशन करवाया। भैया उस समय उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो जब वो स्कूल पहुँचे तो वो स्कूल हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर, और जब हम जाया करते थे तो 2 किलोमीटर का सफ़र था, तो बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं जिनके साथ जाना आना। स्कूल से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा सा पार्क है, जो नंदी बागान या हावड़ा के इलाके को पहचानते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सलका विक्रम विद्यालय के बगल में ही एक चमेलिया पार्क नाम का एक बहुत बड़ा सा मैदान है, जहाँ पे अक्सर अक्सर बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस वगैरह भी होते रहते हैं। तो मैं अपना क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक मैंने सलका विक्रम विद्यालय से पास किया है। तो पढ़ाई करना यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थी हमारे लिए तो यही था भाई चलो खेलने जा रहे हैं, एक पार्क है स्कूल के बगल में,
तो वहाँ खूब खेलेंगे, खूब मज़े करेंगे। तो ऐसे ही क्लासेस जाया करते थे, क्लासेस जाना स्टार्ट होना हुआ। तो जब विक्रम विद्यालय में क्लास करना स्टार्ट किए तो हम लोग बड़े एवरेज स्टूडेंट थे। हमेशा पीछे के बेंचों पे बैठना, क्योंकि डर रहता था कि मास्टर जी कुछ पूछ लेंगे तो जवाब ना दे पाएंगे तो फिर मार खाना पड़ेगा। तो मार खाने से बेहतर है कि पीछे बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। और शर्मिंदगी वगैरह कुछ थी नहीं खास कि भाई कुछ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपने को तो खेलने जाना है, एंजॉय करना है लाइफ को। तो हम लोग ऐसे ही क्लास 5 6 7 वगैरह निकलते चले गए। तो जब क्लास 7 में हम लोग आए तो हमें याद है कि मैथ्स वैथ्स को थोड़ी बहुत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो हमारे भैया तो हमें पढ़ाई करते थे, साथ में हमारे जो पहली स्कूल जहाँ पे मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी थी, वहाँ पे एक हमारे मैथ्स के टीचर थे। तो उनके पास हम ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे 1 2 साल। तो सर ने हमें मैथ्स में कुछ चीज़ें सिखाई, जो सीख के हमें थोड़े बहुत मेरे क्लास 7 8 में थोड़े बहुत मैथ्स में मार्क्स आए थे। पहली बार वो समय था क्लास 7 8 का जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और जहाँ पे पढ़ाई से हमारा एक संपर्क स्थापित हुआ, जहाँ हमें लगा कि हाँ यार, पढ़ाई वढ़ाई भी कोई चीज़ है और करनी चाहिए, मतलब थोड़ा मज़ा आता है। और मज़ा आने से ज़्यादा है कि बड़ा मज़ा मिलता है कि जब लोग ये फ़ील करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, आप फ़ील करें कि ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास के लोग आपके आप जिस समाज कहते हैं सो कॉल्ड समाज, समाज में आपको थोड़ी तवज्जो मिलती है, थोड़ी इज्जत मिलती है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि भाई आप पढ़ रहे हो, समाज भी आपको इज्जत दे रहा है और क्या चाहिए। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिससे एक थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो थोड़ी बहुत हम लोग पढ़ लिया करते थे। तो क्लास 7 8 के बाद तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर क्लास 9 आ गया, फिर क्लास 10 आ गया, बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए। तो बोर्ड का एग्ज़ाम मुझे याद है कि मेरा जो सेंटर पड़ा था वो हावड़ा मैदान के पास पड़ा हुआ था, जहाँ पे हमारा सरद सदन है हावड़ा मैदान में, और जहाँ पे अभी हावड़ा मैदान में जहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है हावड़ा का, वहीं पे ये स्कूल थी हम जहाँ पे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम पड़ा हुआ था। तो कैसे भी करके हमने बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए। बोर्ड के एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आए तो मुझे याद है कि मेरे भैया यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे, वो कहीं बाहर थे। तो भैया के एक फ्रेंड हैं, वो शाम को आए रिज़ल्ट बताते हुए कि लड़का पास हो गया है, फर्स्ट डिवीज़न लाया है। तो सबको लगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न लाया मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स वार्क्स ले आया होगा। तो बाद में जब मार्क्स वार्क्स आए तो देखिए कि बस 62% आया है। मतलब कैसे भी खींच तान के गलती से फर्स्ट डिवीज़न हो गया था। चलो फर्स्ट डिवीज़न तो हो गया, अब भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले से प्रेशर साइंस लेके पढ़ना है, जैसा होता है हम सभी अमूमन सबके घर में। मेरे भैया भी साइंस लेके पढ़े थे, भैया तो स्कूल के टॉपर अपर रहे थे। तो अब था भाई कि पढ़ना है तो चलो ठीक है पढ़ाई की जाए। तो साइंस में एडमिशन लेना है। तो विक्रम विद्यालय जो स्कूल था, जिस स्कूल में हमने क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ी थी, उस स्कूल में जब हम 11 साइंस का जब फॉर्म लेने गए थे तो हमें मना कर दिया गया था कि भाई आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, तो उस स्कूल में एक कंडीशन था कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो आउटसाइडर हैं, उनको अगर 11 साइंस में एडमिशन चाहिए तो उनको 75% मार्क्स चाहिए। और अगर जो हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं उनकी अगर एडमिशन चाहिए साइंस में तो 75 या 65% ऐसा कुछ था। और कुछ जैसे कि मैथ्स वगैरह में कुछ अच्छे स्कोर चाहिए थे। तो दिक्कत ये हो गया था कि मेरे को मैथ्स में उसमें 47 मार्क्स आए थे। और उस समय में मुझे याद है कि क्लास 10 पास करने के रिज़ल्ट आने के बाद और 11 साइंस में एडमिशन से पहले का जो समय था, उस समय लगता था कि यार 47 तो मतलब बहुत ही गंदी मार्क्स थी। ऑलवेज़ फ़ील होता था कि यार इससे बेहतर था कि मैं फ़ेल हो जाता, ताकि फिर से एक बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता। थोड़ी शर्मिंदगी भी आती। अब तो ऐसा स्थिति था कि ना शर्मिंदा ही हो सकते थे, ना कुछ कर ही सकते थे। दूसरा ऑप्शन था कि किसी और स्कूल में जाके एडमिशन करवा लें। तो जितनी मेरी समझ थी उस टाइम और जितने मेरे आसपास के लोग थे, हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि हावड़ा में अगर हिंदी मीडियम के लिए कोई सबसे अच्छी स्कूल है जहाँ पे ट्यूशन बिना पढ़े लोग पास वास कर सकते हैं, तो वो सलका विक्रम विद्यालय ही है। तो फिर वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर थे उनसे रिक्वेस्ट करके 2 4 दिन घूम घूम के बड़ा रिक्वेस्ट की सर से कि सर ऐसी स्कूल के हैं ना, अगर यहाँ ना एडमिशन मिल पाया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमको बोला गया कि भाई तुम आर्ट्स ले लो, क्योंकि कॉमर्स भी तो तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं कि तुम कॉमर्स भी ना पढ़ पाओगे। तो फाइनली हमने मतलब सर लोगों से रिक्वेस्ट करके अपना एडमिशन करवा लिया। वहाँ पे एडमिशन हो गया 11 साइंस में। अब वहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड में, हमारा बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड था, स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है। एक दिक्कत क्या हुआ करती थी 11 जब हमने एडमिशन लिया तो मतलब वेस्ट बंगाल हम लोग जो 11 ट्वेल्थ की जो हमने पढ़ाई करी और जब ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम आया तो साइंस में क्या हुआ करता था कि सडनली हमें क्या हुआ हो गया कि हमें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कन्वर्ट करना था। मतलब 10 तक तो हम सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे।
ट्वेल्थ में था कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे हमको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 पेपर, हिंदी छोड़ के सारे पेपर हमको अंग्रेज़ी में लिखने थे। बड़ा दिक्कत हो गया था। बट इससे पहले एक अच्छा वाक़या मेरे साथ हुआ था। भैया ने बहुत अच्छे से गाइड किया था। हम लोग क्या किए थे, जब हम और दीदी, हम जब क्लास 9 में थे, दीदी क्लास 10 में थी, तो 2 साल हम लोगों ने इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ लिया था। लाइफ में सेकंड टाइम था जब हमने पेमेंट करके ट्यूशन पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे क्लास 7-8 में मैथ्स की ट्यूशन पढ़ी थी 1-2 साल, और उसके बाद ये दूसरा वाक़या था जब हम लोग, जो हावड़ा शालकिया के रहने वाले हैं वो समझ पाएंगे कि नया मंदिर नाम का एक जगह है बन्नाघाट में। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस हमारे टीचर थे, वो इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मैं और दीदी सुबह सुबह वहाँ जाया करते थे। 2 साल हमने वहाँ पे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ी। तो वो इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ने के कारण थोड़ी सी हिम्मत जुगाड़ पाए हम कि हम लोग शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी वगैरह जो भी हैं वो अंग्रेजी वगैरह में भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आंसर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई और जब पढ़ना शुरू किए तो वही हाल जो पहले रहा था, और कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं पढ़ रहे थे, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना मैथ्स की। मैथ्स में जो आ गया, जो बन गया वो बन गया, जो नहीं बना वो राम भरोसे, ऐसा ही चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हुआ तो नया मंदिर के बगल में ही एक एसएस स्कूल है, गंगा के किनारे में ही जस्ट एक स्कूल है। एग्जैक्टली मुझे लोकेशन याद नहीं है, मंदिर के आसपास में कहीं पे है। तो वहाँ पे हमारा फिर ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम पड़ा था। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जब हम 12वीं की एग्ज़ामिनेशन लिखते हैं तो उस टाइम हमारे टाइम में क्या था कि 5 पेपर थे, 6 पेपर थे। एक पेपर तो हमारा मतलब बायोलॉजी था, और बाकी जो 5 पेपर हमारे मेन पेपर थे वो सारे पेपर 200 के एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो 1200 के एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो लाइफ में पहली बार था जब हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिख रहे थे। फर्स्ट हाफ 3 घंटे का एग्ज़ाम था, फिर 1-2 घंटे की ब्रेक थी, और फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट हाफ तो किसी तरीके से आदमी लिख दिया करता था, बट सेकेंड हाफ लिखने में बड़ी हालत ख़राब हो जाया करती थी। मुझे याद है कि फिज़िक्स के एग्ज़ाम में मेरा बहुत ही बुरा हाल हुआ था, और मैंने मेरे सामने बेंच पे जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था उससे मैंने कुछ मदद ली थी, जिसका मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने उससे बात करी थी और उसको मैसेज ड्रॉप किया, तो मैं उनसे बताया था कि भाई तूने ही पास करा दिया, नहीं तो बहुत बुरा हाल था मेरा। तो इस तरह से कैसे भी हमने 12वीं पास करी। जब 12वीं पास करी, उसकी रिज़ल्ट आए तो देखा गया कि सेकंड डिवीज़न आ गया। अब सेकंड डिवीज़न आ गया, 55% मार्क्स आ गए। अब तो बहुत बुरा हाल, अब क्या किया जाए। तो उस समय जो क्रेज़ था लोगों में, नॉर्मली सभी लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लिखते थे, और नहीं तो फिर मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन लिखा करते थे। क्योंकि मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही गोल था, तो मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट था। बट फिर भी जिस बार हमने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए थे 2005 साल में, उस साल हमने वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस के एंट्रेंस लिखे थे। और उस एंट्रेंस में मतलब कुछ रैंकिंग वैंकिंग भी आई थी, कुछ पीछे की तरफ रैंक आया था, 12-15 हज़ार कुछ रैंक आया था। वैसे उसी रैंक पे हमारे स्कूल के बाकी कुछ फ्रेंड्स लोगों ने उसी साल एडमिशन ले लिया। बट मेरे घर में जब बात हुई पापा से और भैया से बात हुई, तो और बाकी भैया के जो फ्रेंड लोग हैं, जो लोग शिवपुर कॉलेज में और बाकी कॉलेज से पढ़ाई कर चुके थे और ऑलरेडी जॉब में थे, सर्विस में थे, उन्होंने एडवाइस किया कि चलो 1 आध साल ड्रॉप करवाओ इसको, उसके बाद एंट्रेंस वेंट्रेंस लिखेगा तो कुछ रैंक वैंक बढ़िया आएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे फीस वीस कम रहेगा। तो ऐसे करके प्लान किया गया। अब ये हुआ कि भाई अभी ये 1 साल क्या किया जाए। तो वो 1 साल जो है वो हमने प्लान किया कि चलो अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, अब थोड़ी पढ़ाई की जाए। तो हावड़ा में एस एस के एकेडमी या एस एस एकेडमी करके कोई कुछ एक एकेडमी है, जहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के टीचर एक साथ कंबाइंड हमें मिलते थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे 6-7 महीने के आसपास वहाँ पे कोचिंग करी मैंने, और वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। उसके बाद फिर से AIEEE, IIT JEE और हमारे वेस्ट बंगाल JEE, तीनों एग्ज़ाम उस साल लिखे। IIT JEE तो क्लियर नहीं कर पाया। AIEEE में कुछ रैंक आया, और वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस में भी पिछली बार से अच्छा रैंक आया, लेकिन इस बार इतना अच्छा रैंक नहीं था कि कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता। फाइनली हमारी काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग में के थ्रू, AIEEE या वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस के थ्रू हमें एडमिशन मिला एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हमने कंप्यूटर साइंस लिया, और इस कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट। तो फाइनली हम इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिए। और मुझे याद है कि हमारा कॉलेज का पहला दिन बाबूजी आए थे मेरे को लेके कॉलेज में। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल हमारा, मतलब हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का सबसे सुनहरे पल में वो एक पल है जो हमने मतलब अपने जीवन में बिताया है। कोलाघाट कॉलेज जो है वो, जब हम हावड़ा से जब निकलते हैं, हल्दिया जाते हैं या दीघा जाते हैं,
तो उसी रूट में पड़ता है, हावड़ा से 65 किलोमीटर के दूर में है। और ये कॉलेज एक रेजिडेंशियल कॉलेज था कि अगर आपका घर अगर 10-15 किलोमीटर रेडियस के बाहर है तो मैंडेटरी था कि आपको कैंपस के अंदर ही रहना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब वहाँ रहते थे। कॉलेज गए थे 17-18 साल की उम्र में, वहाँ गए, बहुत नए नए दोस्त मिले। उस समय पहली दूसरी बार ऐसा हुआ था 2005 में वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस ने क्या किया था, ओपन कर दिया था कि बिहार, यूपी या बाहर के स्टेट के बच्चे भी आके अपने एंट्रेंस लिख सकते हैं। तो 2005 के साल में बहुत कम बच्चे ही बाहर से आए थे, बट 2006 में बहुत सारे लोग को ये इन्फॉर्मेशन मालूम चली कि आउटसाइडर भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, मतलब बिहार, यूपी के लोग भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और उस टाइम ही IIT जेईई ने भी कुछ पाबंदी लगाई थी कि 2-3 अटेम्प्ट या कुछ ऐसा रेगुलेशन कुछ ला दिया था। तो इसलिए क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो ब्रिलियंट माइंड हुआ करते थे हमारे, जो IIT जेईई वगैरह एग्ज़ाम दिया करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था उस समय। तो मोस्टली बंगाल क्योंकि बिहार यूपी के पास में था, तो मोस्टली उस समय वो साल 2006 का जो साल था, उस समय था कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल में एडमिशन लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, मतलब वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेस में अच्छे संख्या में नॉन बंगाली लोग लड़के आएँ और आके अपनी पढ़ाई वढ़ाई करें। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आए, मतलब जो कि हाई क्वालिटी के बच्चे थे, सारे बच्चे आए, अपना एडमिशन लिए। तो हम लोग को बहुत सारे नए नए दोस्त वोस्त मिले कॉलेज के। कॉलेज का 4 साल वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई चला। सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो ऐसे ही होते रहे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर 6-6 महीने पे सेमेस्टर के एग्ज़ाम, 5-6 थ्योरी पेपर, उसके बाद 4-5 लैब, 1000 मार्क्स के पेपर, और फिर वही ग्रेड व्रेड आना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यही चलता था। बट भगवान भगवान का दया था, और मेरे सामने जो बैठ रहा था मेरा दोस्त विकास, उसकी कृपा थी कि कभी सप्लीमेंट नहीं आया किसी पेपर में, और सारे पेपर किसी तरीके से बस पास कर गए। मुझे 2 लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, विकास और मेरे पीछे संदीप बैठता था। तो इन दोनों के कारण ही शायद मैं अपना बीटेक कैसे भी कंप्लीट कर पाया। और लैब वैब तो वैसे ही हो जाया करते थे, लैब वैब में मार्क्स वार्क्स मिल जाया करते थे। थ्योरी पेपर में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ करती थी, बट वो भी किसी तरह से हम पास कर लिए थे। तो जब हम बीटेक थर्ड ईयर में आए तो हम लोग को लगा कि भाई अब तो हमारा सेकंड डिवीज़न है 12th में, कुछ होना है नहीं। और कॉलेज भी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट जो है, वो वेस्ट बंगाल के 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज को हम छोड़ दें, जैसे जादवपुर, शिवपुर, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और 3-4 कॉलेज, फिर हल्दिया, इस तरह के, और प्राइवेट में IEM और हेरिटेज और हल्दिया, इस तरह के 4-5-6-8 कॉलेजेस के बाद ही कोलाघाट का नाम आया करता था। तो रिक्रूटमेंट का कंडीशन भी कुछ खास था नहीं। 2008 में हमें वैसे ही पता है कि एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, और उस टाइम पे जॉब्स की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। तो हमें एक क्लैरिटी थी कि भाई जॉब मिलना तो बड़ा दिक्कत है, अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो सब लोगों ने अपने अपने लेवल में जिसकी जैसे समझ थी वैसा स्टार्ट किया। हमारे साथ कुछ दोस्त थे जो हम सब लोग मिलके गेट के बारे में हमने सोचा, और कुछ लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कुछ हमारे अच्छे दोस्त हैं जैसे गौरव वगैरह, और कुछ लोग हैं जो लोग मतलब कोलकाता जाना आना करने लगे, मतलब वीकेंड्स में, और वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया। उनके फ़ायदे भी मिले उनको। बाकी हम लोग अपने हॉस्टल वगैरह में बैठ के अपने आपस में थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करा हमने सब लोगों ने। बड़ा मज़ेदार टाइम था वो, कि मतलब वो साथ में बैठ के पढ़ना, मतलब ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली कुछ लोग जॉब में गए, कुछ लोग IITs गए एमटेक करने के लिए, कुछ लोग IITs नहीं जा पाए। बट अल्टीमेटली ओवरऑल हम सबका वो जर्नी जो था वो बहुत ही शानदार जर्नी था, और हमने उसे बहुत पसंद किया, हमने उसे एंजॉय किया। हमारे कुछ फ्रेंड IIIT हैदराबाद गए, कुछ IIIT बेंगलोर गए, कुछ IIT बॉम्बे गए, कुछ IIT रुड़की गए, मैं IIT धनबाद चला गया। तो इस तरीके से हम लोग फिर वहाँ से निकले हैं। कुछ लोग की जॉब भी लगी TCS वगैरह में, हम लोग पार्टी वार्टी भी किए। हमारे कॉलेज के बाहर में बगल में ही शेर पंजाब नाम का बहुत फेमस होटल आता है। अगर आप हावड़ा से खड़गपुर के रूट में जाते हो तो इस रूट में सबसे बड़ा होटल शेर पंजाब ही शायद है। तो हमारे पूरे जीवन में, 4 साल के जीवन में, ऐसा 24 आवर क्लॉक में ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा जिस टाइम हम शेर पंजाब नहीं गए होंगे, चाहे वो रात के 2 बजे की बात हो, सुबह 6 बजे की बात हो, या शाम 4 बजे की, या दोपहर 2 बजे की बात हो। हर टाइम हम वहाँ पे गए हैं, और हम लोग खाना पीना खाने जाया करते थे। तो ये तो रहा, चलो बीटेक का से भी कंप्लीट हो गया। फिर हम एमटेक में चले गए, मास्टर डिग्री एमटेक में गए। वहाँ पे जाके जब हमने देखा कि भाई IIT धनबाद बड़ी कॉलेज, वहाँ पे बीटेक का एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वो लोग IIT जेईई के थ्रू आते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे अपने 1 साल, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ एमटेक का, वहाँ एक अच्छी बात थी कि हमें वहाँ पे
MHRD की तरफ से हमें एक स्टाइपेंड मिलती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि हम गेट क्वालिफाई किए थे तो हम सभी लोगों को वहाँ पे एक स्टाइपेंड मिलती थी। तो वो स्टाइपेंड मिल रही थी। उसी बीच ऐसा हुआ था कि कॉलेज ज्वाइन करने के बस 6 महीने बाद ही, पहला सेमेस्टर जस्ट ओवर हुआ ही था, तो हमें एक मौका मिला था कि एक आईसेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल मतलब पार्ट, जैसे कि दो कल्चर हो गए हैं, उस कल्चरों के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता है उसके लिए क्या करते हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होता है वो कल्चरल लेवल पे, फिर टेक्निकल लेवल पे बहुत सारे इंटर्नशिप वगैरह भी मिलते हैं। तो इसके स्टेप बाय स्टेप है। तो आईसेक एक बहुत बड़ी अच्छी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, AIESEC, आईसेक। तो हम लोगों का भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम प्लान किया गया। हम लोग अपने डिपार्टमेंट से, हम लोग 3-4 लोग, मैं, सुपर्णो, राज और जलाल, हम 4 लोग का सिलेक्शन हुआ। हम लोग बैंकॉक गए, थाईलैंड गए। थाईलैंड में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, 10 दिसंबर 2010 की बात है। हमने यहाँ से कोलकाता एयरपोर्ट से हमारा फ़्लाइट था। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मेरे जीवन का जो पहला फ़्लाइट था वो इंटरनेशनल फ़्लाइट था, और मैं दमदम एयरपोर्ट से वो पहली फ़्लाइट ली थी। और स्वर्णमुखी ऐसा कुछ एयरपोर्ट है बैंकॉक में, जहाँ हम लोग पहुँचे थे। तो बैंकॉक में हम लोग 1-1.5 महीने के आसपास रहे थे वहाँ पे। 1.5-2 महीने रहे थे वहाँ पे, 5-6 दिन बैंकॉक में रहे। फिर जैसे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वहाँ पे छैयाफुम नाम की एक स्टेट है। तो उस स्टेट में जाके एक उस प्रोविंस, वहाँ प्रोविंस कहते हैं, उस प्रोविंस में जाके एक गांव में रह रहे थे। उस गांव में एक टीचर थे, हेडमास्टर थे। तो उनके घर पे रह रहे थे, हेडमास्टर के घर पे रह रहे थे। उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ स्कूल था, स्कूल में जाके बच्चों को कंप्यूटर या कुछ इंग्लिश पढ़ाना था, घूमना फिरना। तो 1.5-2 महीने ऐसे ही हमारे निकल गए। वो टाइम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था, हमने बहुत इन्जॉय किया, वहाँ के कल्चर को देखा, करीब से देखा। वहाँ पे वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, उस पर बाद में बात करेंगे कभी। तो फिर वहाँ से हम वापस आए। वहाँ वापस आने के बाद फिर हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया एमटेक का। वो हमने कैसे भी 2-4-6 महीने में कंप्लीट किया। तो सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद फिर बात आ गई, भाई चलो अब इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि आईआईटीज़ वगैरह में ये बड़े एक कॉन्सेप्ट है, पीपीओज़ वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलते हैं। कि जब आप कहीं किसी कंपनी में इंटर्नशिप में जाते हो और अगर आप अच्छा इंटर्नशिप करते हो तो कई बार क्या होता है, कंपनी आपको हायर करती है और आपको पीपीओ देती है, प्री प्लेसमेंट ऑफ़र देती है। तो ये एक बहुत ही कल्चर था वहाँ का। तो फिर हम लोग मेरी मेरी ट्रेनिंग लगी थी वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पीएसयू है, कोलकाता में ही उसका हेड ऑफिस है। 2 हेड ऑफिस थे, एक तो मुंबई में जो कि मेन है, और कोलकाता में भी हेड ऑफिस है, एनएस रोड के ऊपर ही है। हमारा जो एसबीआई का जो मेन ब्रांच है उसके आसपास ही है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड देवदीप, हम दोनों वहाँ जाया करते थे। 2 साल हमारी इंटर्नशिप हुई वहाँ पे। हमने वहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट किया था, जिस प्रोजेक्ट में था कि अगर हम एक बल्क मटेरियल को मूव करते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय शिप, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना था हम लोग को। हमने 2-2.5 महीने उस पर कुछ काम किए थे। उसके बाद फिर हमें वापस कॉलेज आना था, वापस फिर कॉलेज आए। अब की बार हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होना था। तो हमारे सेकेंड ईयर का जो कुरिकुलम है आईआईटी धनबाद का, जो पहले आईएसएम था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, अभी वो आईआईटी धनबाद है 2014 या 15 के बाद से। तो वहाँ पे क्यूरिकुलम ऐसा था कि हमें सेकेंड ईयर में हमारे कोर्स में, हमारा कोर्स था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मेरा कोर्स था। तो उस कोर्स में ये था कि सेकेंड ईयर में हमें इंडस्ट्री में जाके 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी इंटरव्यू होते हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो उसमें मेरा सिलेक्शन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में हुआ। तो हम लोग रायगढ़ चले गए, रायगढ़ में जाके वहाँ रहना। फिर वहाँ पे जब पहुँचे वहाँ पे तो हमारे ही बैचमेट लोग, बहुत सारे दोस्त हमारे, जैसे कि अखिलेश, कौशिक, सुपर्णो, बाकी हमारे जो अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, राज, रणधीर, हम सारे लोग, हम 8 दोस्त थे, 8 दोस्त हमारे ब्रांच वाले। हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ इंटर्नशिप करी। हमारे इंटर्नशिप के 3-4 महीने ही हुए थे कि मालूम चला कि हम लोग फिर वापस अपने सेमेस्टर ब्रेक में हम लोग वापस कॉलेज आए थे। हमें कॉलेज आके 3-4 महीने पे आके हमें अपने काम दिखाने पड़ते थे कि हमने क्या काम किया। हमें एक इंटरिम डिजर्टेशन और फिर फाइनल डिजर्टेशन सबमिट करना पड़ता था, जहाँ पे हम दिखाते थे कि हमने क्या काम करा है, क्या काम नहीं किया है। तो जब हम अपने इंटरिम डिजर्टेशन के लिए दिसंबर में आए हुए थे तो उस समय मालूम चला कि कैंपस प्लेसमेंट वगैरह बड़ा ज़ोर शोर पे चल रहा था। तो उस समय ऐसी न्यूज़ आई, और हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो टाटा स्टील वगैरह में उस टाइम इंटर्नशिप कर रहे थे। तो उस समय एक न्यूज़ आई कि टाटा स्टील आ रही है प्लेसमेंट के लिए। तो सडनली फिर JSPL भी आई, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड भी आई प्लेसमेंट के लिए, और हम लोग का सिलेक्शन हुआ उसमें।
ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ हमारा दिसंबर के महीने में, और हम लोग को जो हमारी जो ज्वाइनिंग होनी थी वो 2 जुलाई 2012 में होनी थी, क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो मई या जून में ख़त्म होने वाला था 2012 में, और हमारी ज्वाइनिंग 2 जुलाई को थी। एज़ यूजुअली एमटेक का भी कोर्स 2 साल का कंप्लीट हो गया। वहाँ भी समहाउ हम पास कर ही गए, नॉर्मली 8 ग्रेड पॉइंट से हम पास कर गए वहाँ पे। और पास करने के बाद फिर जॉब में आना था। जॉब में आए रायगढ़ में। रायगढ़ में कुछ दिन हमने जॉब करे, 1-2 महीने, 4 महीने 6 महीने के आसपास वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मेरा एक ट्रांसफ़र हुआ रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और रायगढ़ जो था वो एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो समझ पाएंगे, वो 3 मिलियन टन पर एनम का स्टील प्लांट है। उसके बाद फिर वहाँ पे हम अपने इंटर्नशिप भी कर चुके थे, और वहाँ पे फिर 5-6 महीने बाद एज ए जॉब में भी हम एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी के पोस्ट पे हम वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। तो फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, फिर हम रायपुर चले आए। जब रायपुर आ गए तो फिर माँ भैया बाकी बाकी फैमिली भी हमारे साथ रायपुर शिफ्ट हो गई। तो रायपुर में हमारा मशीनरी डिवीज़न है जेएसपीएल का वहाँ पे। तो मैं बड़े मज़े के साथ वहाँ रहने लगा। मैं 2012 के सितंबर अक्टूबर वगैरह में वहाँ पे गया था। तो 2012-13 भी निकल गया, 14 का समय आया, मतलब जहाँ से मुझे लगा कि यार मतलब पढ़ाई भी करी, 10th-वेंथ भी पास कर गया, 12th पास करा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग भी किस तरीके से हो ही गई, मास्टर डिग्री भी हो गई, आईआईटी जाने का सपना भी हो ही गया। आईआईटी गए तो वहाँ पे बड़े-बड़े लाइब्रेरी देखे, बढ़िया कुछ एक कल्चर था वहाँ का वो देखा, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट ये सब तो होते ही थे, आईआईटीज़ के अपने मज़े हैं। तो वो सारी चीज़ें भी लाइफ में देख ही ली थी। उसके बाद ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए था, वो भी प्लेसमेंट मिल ही गया। बीटेक में जो जॉब नहीं मिला था तो उस चीज़ के जितने भी गम थे वो सारे गम ऑलमोस्ट दूर हो गए थे। फिर उसके बाद जब जॉब करने आए तो वहाँ भी अपना एक अच्छा इनपुट दिया, कोशिश किया कि अच्छा कुछ किया जाए, क्योंकि लाइफ में तो कभी कुछ किए नहीं थे, पढ़ाई-वढ़ाई तो कभी करी नहीं थी, तो काम करने का मौका मिला था तो 1-2 साल हमने वहाँ पे अच्छे से काम किया था। हमारे प्लांट के जो हेड थे तो मैं उनका टेक्निकल असिस्टेंट था, और शॉप फ्लोर पे भी काम करता था। तो दोनों तरह के काम करता था, मैनेजमेंट के भी क्लोज़ था, तो ठीक-ठाक चल रहा था काम-वाम। तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हमारे वहाँ एक जो हमारे प्लांट हेड थे, उनको एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। तो जब मेरे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जा रहे थे उस प्लांट से, तो वो मुझे एक बार बताएँ कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे से कुछ फ़ेवर-वेवर चाहिए तो बताओ, क्योंकि मैं तो निकल जाऊँगा। तो हमारा जेएसपीएल के बहुत सारे प्लांट्स हैं। जेएसपीएल के रायगढ़ में प्लांट है, रायपुर में प्लांट है, अंगुल में प्लांट है, बरबिल में, टेंसा में, ओमान में भी प्लांट है। तो एक बड़ा सपना था कि चलो कुछ पैसे-वैसे कमाए जाए। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरा ट्रांसफ़र करा दो ओमान। हाँ, बोला क्यों? मैंने कहा यहाँ हूँ 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहाँ 3-4 लाख रुपए मिलेंगे, तो थोड़े पैसे से कमा लूँगा तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। पैसा-रुपया बहुत ज़रूरी है सर लाइफ में। तो सर बोले हाँ ठीक है मैं करा दूँगा, तू अपने घर पे बात कर ले, तो फिर जैसा तू बताएगा वैसा कर लेंगे। फिर हम शाम को घर आए, घर में थोड़ा बहुत डिस्कस किए कि भाई ओमान जाना है। तो फिर घर में कोई एक कॉमन डिसीजन था हम सभी लोगों का। फिर मुझे एक भी फील हुआ कि नहीं यार इतने दूर क्या करने जाना है। तो फिर हमने उस डिसीजन को मतलब बैक नहीं कर पाए हम वहाँ से वापस लौटे कि नहीं भाई ओमान नहीं जाना। नेक्स्ट डे सर को जाके बताएँ 2-3 दिन बाद कि नहीं सर ओमान नहीं जाना है, यहीं रहना है, रायपुर में ही रहना है। फिर एक दिन सोच आया कि यार रायपुर में ही रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऑफिस से काम तो चल ही रहे हैं, ऐसे तो लाइफ चलता ही रहेगा। लाइफ में कुछ नया है नहीं, कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, वही मशीनरी शॉप, वही फैब्रिकेशन, वही वेल्डिंग हो रहे हैं, मशीनिंग हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, पार्ट्स जा रहे हैं, स्टील प्लांट इक्विपमेंट वगैरह। तो जीवन में कुछ और करना पड़ेगा। ये वो समय था जब मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है। और मुझे मालूम था कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत सुने थे। 2012 से मुझे याद है कि जब शीना अग्रवाल मैम, और 2013 में शायद मुझे सर का नाम याद नहीं आ रहा है, जो लोग यूपीएससी के टॉपर हुआ करते थे, उनके कुछ वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब में ऐसे ही देख लिया करते थे। तो उनकी बातें सुन के और बाकी बाद में सिलेबस वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह देख के समझ में आता था कि बहुत ही बड़ा एक अपहिल टास्क है। पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एक डर तो हमेशा रहता ही था, और डर से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि एक बिलीफ नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा। वो बिलीफ अचीव कर पाना मतलब जीवन में सबसे टफ़ काम है। आप चीज़ों को अचीव कर लो ना करो ये एक पार्ट है। ये बिलीफ होना कि मैं चीज़ों को कर लूँगा ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे में वो बिलीफ नहीं था। तो 2014 का वो समय था जब मुझे लगा कि यार ओमान तो नहीं जा रहे हैं, और इधर कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ ख़ास काम जो चल रहा है वो कर रहे हैं। तो चलो अब यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। तो ठीक है प्रिपरेशन की जाए। तो प्रिपरेशन तो बुक्स वुक्स ले लिए, पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया, बट वैसे प्रिपरेशन नहीं हो रहा था।
तब फिर पता करा कि रायपुर भाई छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी है, कुछ तो मिलना चाहिए वहाँ पे। तो पता करते करते मालूम चला कि जहाँ पे रायपुर में सीएम हाउस है उसके जस्ट पास में वो बहुत बड़ा पॉश एरिया है रायपुर का, घरी चौक के पास का। वहाँ पे एक पाथ आईएएस एकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम चला। वहाँ गए, वहाँ के जो फाउंडर थे वो खान सर हैं, आज भी वो चला रहे हैं और काफ़ी अच्छी चल रही है वहाँ पे ट्यूशन वगैरह, कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है। सीजीपीएससी में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, यूपीएससी में भी कुछ रिजल्ट आए हैं, सीएपीएफ के भी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वहाँ गया तो वहाँ मालूम चला कि वहाँ पे यूपीएससी की और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन हो रही है। यूपीएससी के लिए कुछ बाहर से फैकल्टी आ रहा है, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। मुझे याद है हरवीर सर आया करते थे, जो हरवीर सर 2017 में या 18 में उनका यूपीएससी क्लियर हुआ था, वो अभी इंडियन फॉरेन सर्विस में है। वो हम लोग को वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ाया करते थे। और जब मैं दिल्ली में था तो सर से मुलाकात हुई थी, क्योंकि सुब्रा रंजन मैम के पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में सर से मुलाकात हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे उस टाइम क्लासेस कर रहा था 17-18 में। तो फिर पाथ आईएएस एकेडमी ज्वाइन किया। अब बड़ा ऑफिस में बड़ा दिक्कत हो गया था, क्योंकि ऑफिस का जो टाइम था मेरा वो सुबह 9 बजे था और शाम को 6 बजे तक था। और जो पाथ आईएएस एकेडमी की जो क्लासेस थे वो शाम को 5 बजे से थी। और मेरा जो घर था जहाँ पे रह रहे थे, प्लांट के बगल में कॉलोनी में हम रहते थे। प्लांट से रायपुर लगभग में 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता था, तो मतलब मिनिमम आधे घंटे का रास्ता था। तो बड़ा दिक्कत हो जाया करता था कि अगर मैं ऑफिस करने के बाद अगर मैं 6 बजे निकलता हूँ तो मैं पहुँचूँगा 6:30 बजे, तब तक क्लास 1.5 घंटे हो चुके रहेंगे। तो ये बड़ा एक टफ डिसीजन था। तो जो मेरे बॉस थे सुनील गुप्ता जी, मैं उनसे मिला, उनको बताया कि सर मैं मतलब थोड़ा पहले आ जाया करूँगा और थोड़ा पहले निकल जाया करूँगा, तो चलेगा क्या? तो फिर वो समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो मैं मॉर्निंग शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ दिन। फिर लगा भाई मॉर्निंग, सर ने बोला भाई मॉर्निंग शिफ्ट तुम कितने दिन कर लोगे? तुम्हारा ही बस डेली मॉर्निंग तो नहीं हो सकता ना। हमारे यहाँ जो शिफ्ट सिस्टम चलता है वो ऐसा चलता है कि ABC 3 शिफ्ट चली करती थी, 6 से 2, 2 से 10, 10 से मॉर्निंग 6। तो उसमें सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि फर्स्ट वीक मैं A में आ रहा हूँ, तो फिर मैं B में आऊँगा, फिर मैं C में आऊँगा, फिर मेरा चेंज होगा। इस तरह से सिस्टम चलता है हमारे वहाँ पे। तो सर ने बोला कि ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो मैंने कहा ठीक है मैं 6 बजे आऊँगा, मैं 2 बजे नहीं जाऊँगा, मैं 4 बजे जाऊँगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूँगा, तब तो आप मेरे को छुट्टी दोगे। तो 1-2 हफ्ते मैंने ऐसे ही चलाया, 6 बजे आ जाया करता था, 4 बजे तक काम करते थे। फिर भाग के घर जाते थे, फिर फ्रेश होके फिर कोचिंग के लिए भाग जाया करते थे 5 बजे, 5:30 बजे पहुँचते थे, 8:30 तक क्लास चलते थे, फिर 9 बजे वहाँ 8:30 बजे 9 बजे वहाँ से निकलते थे। फिर रायपुर में एक बुक स्टॉल में जाके द हिंदू की पेपर उठाते थे, पेपर लेके घर पहुँचते थे 9:30 बजे, खाना वाना खाते थे 10 बजे, फिर द हिंदू लेके बैठते थे 1 डेढ़ घंटे के आसपास, 11:30 बजे फिर कुछ बुक पढ़ते थे, फिर 12 बजे सोते थे, फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। तो 1-2 सप्ताह के आसपास का ये चला शेड्यूल। तो उसके बाद फिर बड़ा दिक्कत हुआ। तो फिर मेरे उस टाइम जो प्लांट हेड तो नहीं कहूँगा, बट हमारे प्रोडक्शन के हेड थे, एन कुमार सर थे। तो मैंने सर को बोला कि सर ये तो बड़ा दिक्कत हो जा रहा है मेरे को, मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने बोला ठीक है एक काम करो, तुम आओ 9 बजे ही, ठीक है, और तुम अपने काम हम सब पहले ठीक से कर लिया करो, उसके बाद तुम चाहो तो तुम निकल सकते हो। तो मैं 5 सवा 5 में निकलना स्टार्ट कर दिया। मतलब सर ने बहुत हेल्प करा था उस टाइम। और फिर सर के हेल्प से ही फिर ऐसा हुआ कि मैं मतलब निकलना शुरू कर दिया 5 साढ़े 5 बजे, काम बॉस को बता के कि भाई मैं जा रहा हूँ। इस तरह से 6 महीने मैंने वहाँ के लगाए, 6 महीने साल भर मैंने वहाँ पे टाइम दिए अपने। उसके बाद एक समय आ गया जब मतलब फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह हुए, फिर मेंस वगैरह हुए, एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। फिर जॉब के भी मेरे 3-4 साल हो चुके थे। फिर बीच में फिर मेरी शादी हुई मार्च में 2015 में। और उसके बाद फिर क्लासेस वगैरह भी फिर उस तरह से रेगुलर नहीं हो पाए। फिर मतलब जाना आना थोड़ा मुश्किल ही हो गया था। फिर बहुत सारे ऑफिस के काम भी बढ़ गए थे, घर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह भी थे। फिर 5 जुलाई 2016 को मेरे मतलब मुझे और मेरी वाइफ को मतलब वी ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय, हमें एक बेटा हुआ। और उसके बाद फिर मतलब एक डिसीजन था कि भाई अब जॉब छोड़ना है और अब दिल्ली जानी है और दिल्ली जाके अब प्रिपरेशन करना है। बड़ा डाउट था मन में, बिलीव तो नहीं था कि एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, कभी बिलीव नहीं हो पाया उस तरीके का कि एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बट एक जिद था कि नहीं कोशिश तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब एक समय बीत जाएगा, एक समय के बाद हमारे पास बस अफ़सोस करने के लिए रह जाएगा। अफ़सोस से ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस अफ़सोस करेंगे कि यार समय था,
हमने कोशिश नहीं करी। देखो, फ़ेल तो जीवन में होना ही है, कई बार हम फ़ेल होते हैं। क्या फ़ेल हो जाएँगे इसलिए हम स्टार्ट भी ना करें? तो मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मैं ऑलवेज़ मानता था कि चलो चीज़ों को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कई सारे लोग हमें रास्ते मिल जाएँगे जो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे कारवां बनाएँगे, लोग हमें हेल्प करेंगे। और ऐसा हुआ भी। हमें जीवन में हमेशा मेरे दोस्तों से, मेरे आस-पास के लोगों से हमेशा सपोर्ट मिला। सबसे ज़्यादा फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, बाकी मोरल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट, हर तरह के सपोर्ट मेरे सभी दोस्तों से, सभी रिलेटिव लोगों से, सभी परिचितों से मेरा बड़ा मतलब भगवान का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे हमेशा लोगों से हेल्प मिला है। और किसी ने मुझे कभी डिमोटिवेट भी नहीं किया है, सबने मतलब मुझे मोटिवेट ही किया। मैं जो भी करना चाहा, मेरे घर में मेरे को बड़ा सपोर्ट मिला। मतलब मुझे नहीं याद है कि जब मैं इतना बड़ा डिसीज़न ले रहा था, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, जॉब छोड़ रहा था। अच्छा, मैं जब जॉब छोड़ रहा था जीएसपीएल का, उस टाइम मैं अपने जॉब के पीक मतलब अपने करियर के पीक पे चल रहा था। पीक इन सेंस कि मैं जिस प्लांट में काम कर रहा था, उस प्लांट के प्लांट हेड का मैं टेक्निकल असिस्टेंट था। और उसके बाद प्लांट की सारे फंक्शनिंग को मैं अच्छी तरह समझ पा रहा था। मैं जो चाहता, जिस तरह से चाहता वहाँ काम करता, अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाता। बहुत स्कोप था मेरे पास वहाँ पे करने के लिए। बट वो सारे कंफर्टेबल पोजीशंस को छोड़ के, वो सारे फ़ेवरेबल सिचुएशंस को छोड़ के फिर वहाँ से निकलना, मतलब मेरे लिए जितना टफ़ था उतना ही टफ़ मेरे फैमिली के लिए भी था। बट सभी लोगों ने, माँ ने, भैया ने, दीदी ने, वाइफ़ ने, बच्चे, मतलब सभी लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था। तो फिर वो सपोर्ट ही एक रीज़न था जिस कारण से फिर मैं वहाँ पे जॉब छोड़ पाया। जॉब छोड़ के मैं नेक्स्ट डे फ़्लाइट पकड़ के, मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि वाजीराम के एडमिशन की बातें चल रही थी। और एक पर्टिकुलर डे में, मतलब कुछ उनका 2-3 दिन का कुछ विंडो चलता है कि आप उस दिन लॉगिन कर जाओ, पेमेंट वेमेंट कुछ करना रहता है, तब आपकी एडमिशन होगी। मेरे से वो मिस हो गया था, तो मुझे लगा चलो अब तो मिस हो गया है, तो अब अगर कोशिश करनी है तो अब दिल्ली जा करना पड़ेगा। तो मैं घर परिवार फैमिली सब छोड़ के और ऑफ़िस में बता दिया था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं भाग के दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैं वहाँ पे आके वाजीराम में अपने जीएस के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लिए। और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने सुभा रंजन मैडम का भी क्लास ज्वाइन किया। मैडम भी उस टाइम वाजीराम में ही अटैच थी। वाजीराम के अंडर में ही करोल बाग में क्लासेस वगैरह चलते थे, वहाँ पढ़ाई करती थी। तो इस तरह से एक जर्नी जो कि स्टार्ट हुआ था रायपुर से, पाथ आईएएस एकेडमी से। कुछ समय के बाद एक विराम आया, एक स्टॉप आया जब शादी वादी हुई, फिर बच्चे बच्चे हुए। बट उसके बाद फिर एक बार लगा कि नहीं यार, जीवन में कुछ तो अच्छा करना चाहिए। नॉर्मली कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि भाई हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। हम कई बार हम देखते हैं इस तरीके के, जो हम अपने अरमान जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं, वो हम अपने बच्चों पे डालते हैं या डालने वाले होते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे को ज़रूर इंजीनियर बनाऊँगा। मैं आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाया तो मैं अपने बेटे को ज़रूर आईआईटी जेईई क्लियर कराऊँगा। मैं एम्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा को मैं ज़रूर प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो इस तरह की कॉमन थॉट हमारे अंदर होती है। तो मुझे भी लगा कि यार ये जो बर्डन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि उस बर्डन को हम खुद लें। अगर हम सक्सीड हो जाएँ तो लीडर, मतलब विनर कहलाएँगे। और अगर हम फेल हो जाएँ तो लीडर कहलाएँगे, लोगों को लीड करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, है ना? तो ये सोच के साथ हमने वहाँ से प्लान किया। तो जब दिल्ली गए फिर उसके बाद फैमिली को भी बुला लिया, माँ भी आ गई मेरे सामान-वामान शिफ्ट करके। फिर वहाँ वही वाजीराम जाना, 3 जीएस क्लासेस वहाँ पे। ढाई ढाई घंटे की क्लासेस वहाँ चलते थे, तो ढाई ढाई साढ़े 7 घंटे वहाँ क्लासेस, फिर ऑप्शनल के 2.5 घंटे क्लासेस, 10 घंटे क्लासेस, फिर घर आके पढ़ना। तो डेढ़ 2 साल का वही सफ़र चलता रहा, प्रीलिम्स, मेंस, फेलियर, फेलियर, फेलियर चलता रहा। तो वो एक ऐसा गम है जो ऑलवेज़ दिल में रह जाएगा। 2016 में मैं वहाँ गया था, 16 में मैं गया था, 16 वहाँ पे था, 17 था और 18 में फिर वहाँ से निकल के वापस आया। तो एग्ज़ाम्स वगैरह तो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो जब वहाँ पे थे तो उसके बाद एसबीआई के पीओ के भी एग्ज़ाम लिखे, उसके भी मेंस वेंस लिखे, फिर एसएससी सीजीएल के मेंस वगैरह भी लिखे। बहुत सारे एग्ज़ाम लिखे उस टाइम पे भी, बट कोई भी एग्ज़ाम के फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया। उस टाइम ही था कि जब हम डब्ल्यूबीसीएस के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी लिखे थे। 28 जनवरी 2018 को डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं दिल्ली से आके कोलकाता का एग्ज़ाम लिखे गया था। तो एग्ज़ाम ठीक-ठाक हुआ था प्रीलिम्स का, बट हम बहुत सीरियस नहीं थे तो उतना ध्यान नहीं दिए कि प्रीलिम्स कैसा हुआ, नहीं हुआ। वापस आके पेपर ऐसे ही रख दिए थे। तो फिर मई या जून के आसपास कुछ उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। मई या जून 18 में कुछ रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, 5-6 महीने, 4-5 महीने बाद। तो ऐसे ही देखा एक नोटिफ़िकेशन गूगल में कि मतलब वेस्ट बंगाल पीएससी का जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट्स आए हुए हैं।
तो मुझे लगा चलो यार मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो जब मैंने खोला उसका उनका वेबसाइट तो एक पीडीएफ बड़ा सा आता है जिसमें रोल नंबर्स वगैरह बहुत सारे मेंशन रहते हैं ग्रिड के अंदर में। तो मैंने टाइप किया 0114597, ये मेरा रोल नंबर है, मुझे याद है। नॉर्मली इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, किसी कोई रोल नंबर नहीं याद है क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में फेल ही हुए, अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाया था इसलिए इसके रोल नंबर याद है। इसलिए कहते हैं कि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो लोग आपको याद करते हैं, फेलियर को कोई याद नहीं करता। एक और कहावत है, थोड़ी मतलब अच्छी बात नहीं है बट कहता हूँ, कहते हैं कि सक्सेस के हज़ारों बाप होते हैं लेकिन फेलियर का कोई बाप नहीं होता। तो मतलब बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इससे मोटिवेशन लेनी है और आपको पढ़ना है, लड़ाई करनी है अपने जीवन में। तो वो जब 0114597 डाल के देखा तो देखा कि मेरा नंबर तो आ गया है। तो फिर देखा मतलब मई जून हो चुका था और उसके अगस्त में हमारे मेंस के एग्ज़ामिनेशन थे 17 18 19 20 को, जस्ट 1.5 महीने बाद। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर नेट से कुछ दिशा पब्लिकेशन के कुछ बुक मंगाए मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहते हैं। तो वो मंगाए, 2 महीने में हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वगैरह की है। उस टाइम में दिल्ली में एक वाक़या हो गया था कि हमारे एक बहुत ही करीबी मेरे बहनों ही लगते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उनको कैंसर हो गया था। तो दिल्ली का उस समय बहुत ही रेगुलर दिल्ली में एम्स का बड़ा रेगुलर चक्कर लग रहा था उस समय 1 डेढ़ महीने के आसपास। बट कोई नहीं, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो फिर उसी बीच में फिर आके मेंस का एग्ज़ाम लिख के गए। 17 18 19 20 अगस्त को कोलकाता आए, एग्ज़ाम लेके फिर वापस दिल्ली आए। तो जब मेंस के एग्ज़ाम लिख के जब हम वापस लौट रहे थे तो मुझे एक वाक़या याद है कि हमारे एक बहुत प्रिय मित्र आनंद प्रकाश हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो हम उनको बोले, वो पूछे कि श्याम जी कैसा हुआ एग्ज़ाम? तो आनंद को हम बोले, आनंद एग्ज़ाम तो बढ़िया हुआ है भाई, अगर भगवान का दया रहा तो टॉप ऑफ कर जाएंगे। तो ऐसे ही हमने मजाक में आनंद को बोला था। तो वापस जब हम दिल्ली लौट के आए तो फिर मतलब अगस्त में वापस लौट के आए। फिर उस टाइम हमने फिर डिसीजन लिया कि यार दिल्ली में तो कुछ हो नहीं पाया, मेरे एज भी ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, यूपीएससी के अटेम्प्ट वगैरह भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गए थे, फिनेंशियली भी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुके थे, कुछ लोन वोन भी हो गए थे। तो अब वो टाइम था जब हमने फाइनली सोच लिया था कि अब दिल्ली छोड़ना है। माँ ने हमेशा सपोर्ट किया। जब ये डिसीजन लिया हमने कि हमें दिल्ली जाना है तो माँ का फुल सपोर्ट था। जब डिसीजन लिया कि दिल्ली छोड़ना है तो उस टाइम भी माँ का, तो माँ ही होती, माँ का हमेशा सपोर्ट रहा। जब दिल्ली आना था उस टाइम भी फुल सपोर्ट रहा, जब दिल्ली छोड़ना है उस टाइम फुल सपोर्ट रहा। तो अब दिल्ली छोड़ना है तो अब करना क्या है, क्योंकि अभी हाथ में तो कुछ एग्ज़ाम्स थे नहीं और पैरेलली मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे लगभग 2 ढाई साल से अपने मायके में रह रहे थे। तो वो भी एक मतलब मैं नहीं कहूँगा मेरे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि वो तो मेरी ऑलवेज़ स्ट्रेंथ रही है, मेरी प्रॉब्लम तो कभी रही नहीं है। उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था जिस कारण से मैं इतना लंबा समय वहाँ पे दिल्ली में स्टे कर पाया। तो फिर हमने एक डिसीजन लिया कि चलो भाई अब जॉब किया जाए। कैसे? तो भाई जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ पे जो मेरे पहले बॉस थे, दलवीर सिंह रेखी सर, मतलब उनका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। उनके अंडर में हमने इंटर्नशिप करी थी, उनके अंडर में ही पहला जॉब भी जॉइन किया था। और करियर में जब इस तरह का एक रुकावट आया था, जब एक ब्रेक आया था, उसके बाद से भी फिर से एक दोबारा एक अपॉर्चुनिटी जो मिलना था वो दलवीर सिंह रेखी सर के थ्रू ही मिला था। सर को मैंने फ़ोन किया कि सर अब दिल्ली में 2 ढाई साल मेरे हो गए हैं, एग्ज़ाम कुछ क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ सर कि कुछ जॉब वॉब ज्वाइन करूँ। तो सर ने इमीडिएटली बोला कि हाँ बिल्कुल, तुम अपने रिज्यूम वगैरह भेज दो। तो फिर मैंने अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनाया, मैंने सर को वापस रिज्यूम भेजा, सर ने रिज्यूम फॉरवर्ड किया एचआर डिपार्टमेंट को, वहाँ मेरी इंटरव्यू हुई और मैं अंगुल गया इंटरव्यू देने के लिए। सिलेक्शन तो बाद में मालूम चला, इंटरव्यू हुई अंगुल में, वापस जब दिल्ली आया तो मालूम चला मेरा सिलेक्शन हो गया है। तब हमने डिसाइड किया कि अब हम निकल जाएंगे यहाँ से, दिल्ली से निकल जाएंगे। दिल्ली से जिस दिन हम निकलने वाले थे उस दिन फिर क्या हुई, हमारा ट्रेन छूट गया। हम अपने दोस्त प्रिय मित्र आनंद प्रकाश के घर पे हम लोग गाज़ियाबाद में रुक गए, मैं और मेरी माँ सामान के साथ। 2 दिन वहाँ पे रुके, हम खूब एंजॉय किए, मैं, आनंद और हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग को काफ़ी समय बिताए साथ में। फिर उसके बाद मुझे वहाँ डेंगू हो गया। जब हम वापस अपने घर पहुँचे तो आके तो बुखार उखार बहुत बुरा हाल, डेंगू वेंगू था। फिर मुझे इस कंपनी में आके ज्वाइन भी करनी थी। तो 1 आध महीने का टाइम था, उस समय दिवाली और वो छठ पूजा का टाइम भी चल रहा था। तो ठीक छठ पूजा के बाद हम वापस जेएसपीएल अंगुल, जो कि भुवनेश्वर से 123 किलोमीटर के आसपास कटक की तरफ ही है, वहाँ पे जिंदल स्टील पावर लिमिटेड का 6 MTPA 6 मिलियन टन पर एनम का स्टील प्लांट है। काफ़ी बड़ा स्टील प्लांट है, 5000 एकड़ के लैंड में है और 10-12 हज़ार एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं।
तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे काम करने का, तो मैं वहाँ पे सर्विस ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने नवंबर में ज्वाइन किया वहाँ पे। नवंबर में वहाँ पे ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फिर क्या है कि मैं कुछ दिन वहाँ पे रहा। फिर मैं दिल्ली से अपने सामान वामान शिफ्ट करवा के लेके आया, फिर माँ वाइफ वगैरह सब कोई अंगुल शिफ्ट हो गए। अब हम लोग हैप्पीली अपनी जीवन जीने लगे। ये 2018 की बात है। अंदर ही अंदर एक कहीं न कहीं खुशी थी कि हाँ यार, डब्ल्यूबीसीएस का एग्ज़ाम तो मतलब मेंस तो अच्छा गया है, रिज़ल्ट्स तो आना ही है। बट बड़ा डिले हो रहा था। हम लोग अगस्त में एग्ज़ाम लिखे थे, ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो चुके थे, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। सडनली अगस्त के टाइम में ही शायद या सितंबर के टाइम में कुछ रिज़ल्ट्स आए उसके मेंस के। तो वहाँ देखा कि मतलब मेरा रोल नंबर था। फिर मेरी जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो 11 नवंबर को मेरी पर्सनालिटी टेस्ट थी। तो 8 नवंबर को मैं अंगुल से निकला और मैं फिर कोलकाता पहुंचा और जाके वहाँ पे अपना पर्सनालिटी टेस्ट दे के आया। मेरा बिफ़ोर नून था, 12:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मतलब मेरे जीवन में ये चीज़ मुझे ऑलवेज़ याद रहेगा कि डब्ल्यूबीसीएस का जो इंटरव्यू मैंने अटेंड किया, बड़े पोलाइट लोग होते हैं। मतलब जो पैनल में जितने भी सारे मेंबर्स थे या जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे पीएससी के, वो भी थे उस पैनल में। उनके अलावा 4-5 लोग और भी मेंबर्स थे। बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छी तरह से इंटरेक्शन हुआ। जैसे मैं पहुंचा, पहले ही बोले कि अरे मिश्रा जी कैसे हैं आप, आइए बैठिए, ब्राह्मण हैं। इस तरह से उन्होंने इंटरेक्शन स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। मैंने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को। फिर इंटरव्यू के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2019 को आया। 19 को रिज़ल्ट आया, उसके बाद 2019 को आया। उसके बाद फिर उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 2020 में 23 मार्च के बाद से हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी, लॉकडाउन लग चुका था। फिर उसके बाद हमारे जॉब के बाद क्या होता है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपके नाम आ जाते हैं, उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो हमारा मेडिकल होना था। तो मेडिकल हुआ हमारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, जो कि कॉलेज स्ट्रीट में है। और उसके बाद फिर एक पीवीआर प्रोसेस होती है, पुलिस वेरिफिकेशन रोल प्रिपेयर होता है। आपने जहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होती है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में, कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या ऐसा कुछ तो नहीं है, आपका कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है कि नहीं है। फिर आपने जहाँ से अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन पीएससी को दिए हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशनों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि डीआईबी ब्रांच जो होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वो करती है, उनके थ्रू होती है। तो मैं उस समय अंगुल में ही था, मैं तो वहाँ जॉब कर रहा था। तो मैंने वहाँ से रह के ही और फ़ोन पे बात करके, मेरे भैया थे वो कोलकाता में थे, तो उनके थ्रू और कुछ अपने भैया लोग हैं पहचान वाले, तो उनके थ्रू मेरे पीवीआर वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हुए। मैं भी कोलकाता आया था अपने पीवीआर प्रोसेस के लिए। तो पीवीआर प्रोसेस पूरे हो गए थे। तो क्योंकि कोविड का टाइम था और हमारे हमारे बैच में हम लोग 20 लोग थे, एक बंदे ने ज्वाइनिंग नहीं ली अपनी, तो 19 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो ऐसा था कि मतलब सभी के कहीं न कहीं पीवीआर अटके हुए थे। किसी के ग्रेजुएशन कहीं से थे, किसी के डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट कहीं और का था, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट थे, तो ये सब चक्कर में थोड़ा टाइम लग गए थे। तो अल्टीमेटली हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 9 नवंबर 2011 को, मतलब 2020 को हुई। 20 को हुई, हमारे रिज़ल्ट आने के ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद ज्वाइनिंग हुई हमारी एटीआई सॉल्ट लेक में। ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद हमारे जो क्लासेस स्टार्ट हुए, जो इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुआ फेज़ 1। पहले इंडक्शन ट्रेनिंग हुई हमारी 23 नवंबर से लेके 1 महीने के आसपास 18 दिसंबर तक। उसके बाद फिर हमारे फेज़ 2 वगैरह, मतलब फेज़ 1 स्टार्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग, पहले इंडक्शन ट्रेनिंग फिर फेज़ 1 ट्रेनिंग। और फिर जनवरी में फिर हम लोग बैरकपुर गए थे, पीटीसी बैरकपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ पे हमारे बैच के ही जो जो लोग पुलिस में थे, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस में जो डीएसपी वगैरह जो रिक्रूट हुए थे हमारे बैचमेट्स, वो लोग भी वहाँ पे थे, हम भी वहाँ गए थे। हमारे 7 डेज़ के वहाँ पे सीआरपीसी और आईपीसी पे कुछ क्लासेस चल रहे थे कंबाइंड, क्योंकि हम काम करते हैं एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, वो होते हैं पुलिस से, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं। हम दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिलता है जहाँ हमें साथ में काम करना पड़ता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। सीआरपीसी आईपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कॉमन एक बैच, इस बैच को एक कॉमन ट्रेनिंग करवाई जाए, जहाँ पे दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेनिंग हुई एआरटीआई सालबोनी में, वहाँ भी हम गए, वहाँ पे लैंड रिलेटेड हमारे 15 डेज़ की ट्रेनिंग हुई। फिर वापस हम लोग आ गए एटीआई। फिर कल्याणी में ब्राइपड इंस्टीट्यूट है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
में जो काम हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में उस पर ट्रेनिंग करवाती है, वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई। ये ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन हुई थी और फाइनली ये सब होते होते हमारी फिर ATI में ट्रेनिंग हुई फेज़ 1 की, और अल्टीमेटली उसके बाद फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट वगैरह आ गई। डिस्ट्रिक्ट में सबका अटैचमेंट हुआ हम सारे लोगों का। मैं झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, बाकी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं। 4 फेब हमारा लास्ट टाइम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में यहाँ पे। उसके बाद फिर से हमारे 1 महीने हमारे ATI में होंगे और एक महीने हमारे रायपेट कल्याणी में ट्रेनिंग है। उसके बाद शायद हमारी कुछ वीडियो पोस्टिंग वगैरह अगर आनी हो, कुछ ऑर्डर आते हैं तो पोस्टिंग होगी, नहीं तो फिर हमें वापस ज़िले में आके एज ए DMDC काम करना होता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे काम करना होता है। तो ये था मेरी जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी में आप अपने आप को भी बहुत बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे जो इस तरह के ही जीवन स्कूलिंग में बाकी ऐसे ही टाइम पास किए होंगे। जीवन के किसी एक मतलब मोड़ पे आके आपको भी ऐसा फील होगा कि यार लाइफ में अभी तक कुछ करा नहीं, बड़ा टाइम निकाल दिया, बड़ा टाइम पास कर दिया, अब तो कुछ करना चाहिए। तो आप एक कुछ कोशिश करोगे और एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मतलब मैं मानता हूँ कि ये कहावत तो मेरे लिए बिल्कुल ही रेलेवेंट है, आपके लिए भी रेलेवेंट होगा कोशिश करेंगे तो। मुझे लगता है कि अगर दिल से हम कोई चीज़ चाह लें कि मुझे करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ज़िंदगी भर एक ही काम किया, बल्ले से बॉल को खेलना। वो क्रिकेटिंग शॉट खेलते रहे, ज़िंदगी भर उन्होंने एक काम किया। लेकिन अगर हम उस एक काम का इम्पैक्ट देखें तो हम समझ सकते हैं कि उस एक काम करने के कारण ही उनको और कुछ भी उनकी लाइफ में हर चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगी, है ना? वो एक काम उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से किया कि उस काम का, उस खेल का नाम भी जो है सचिन के नाम से लोग जानते हैं क्रिकेट को। एटलीस्ट हमारे इंडिया में हमारे जनरेशन के लोग जो 90s में जिनका बर्थ हुआ और जो बाद में आगे बढ़े हैं, वो सब क्रिकेट को समझते हैं तो सचिन से समझते हैं। क्योंकि उससे पहले के प्लेयर्स को हम देखे नहीं थे। उस टाइम पे यूट्यूब या इतने वीडियोज़ या इतने वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी अवेलेबल भी नहीं थी। तो हमने जो भी देखा वो हमने सचिन, द्रविड़, गांगुली और अजरुद्दीन, इनको ही हमने खेलते देखा है। तो सचिन की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि उस बंदे ने उन्होंने अपने जीवन में एक काम इतनी ईमानदारी और इतने ध्यान से किया कि उनके लिए बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटअप हो गई। हाँ, हम जानते हैं उनको भारत रत्न मिल चुका है। क्यों? इस एक काम के लिए। उन्होंने एक ही काम किया। ज़िंदगी में उन्होंने एक चीज़ पकड़ लिया कि बस मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो हमें जो सीखनी है अपने जीवन में, हमें भी यही सीखना है। आपको बहुत सारे काम नहीं करने हैं। आपको अपने जीवन में बस एक ऐसा काम करना है जो कर लेने से आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होने हो जाएँगे। आपको सोचना ही नहीं है। आपके फ़ाइनेंस, आपके रिलेशन, आपका स्टेटस, सब कुछ आपको मिल जाना है। आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचनी है। लेकिन ये एक चीज़ आपको इतनी शिद्दत के साथ करनी है, इतनी शिद्दत के साथ करनी है कि आप सोचे भी ना एक पल भी, सेकंड थॉट भी ना आए आपके मन में कि करना है या नहीं करना है। करना है तो करना है ना? तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर आप आगे बढ़ते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफ़िनेटली आप सभी को सफलता हासिल होगी। और उसके बाद एक बहुत ही फ़ेमस कहावत है जो लोग कहते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कई बार कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हमको अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना लेना है, इतना कॉम्पिटेंट बना लेना है कि हम जो भी काम करें, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की बात हो, चाहे हम सर्विस में जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ की बात हो, हमें हर जगह एक्सेल करना है। हम कर सकते हैं, बट कई बार लाइफ में क्या होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जब तक आप वो चीज़ फिगर आउट नहीं करोगे, आप फुल हार्टली आप उस काम पे नहीं लग पाओगे। आप क्या करोगे? हाफ़ हार्टली काम करोगे। थोड़ा करोगे, थोड़ा नहीं करोगे, आज करोगे, कल नहीं करोगे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या कोई भी काम है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो आप 4 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, है ना? उसैन बोल्ट जो 9.1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ ले रहे हैं, वो क्या एक दिन में दौड़ लिए? नहीं, उन्होंने कितने बार प्रैक्टिस किए होंगे। 0.11 सेकंड कम करना, पहले मान लो अगर वो 100 मीटर दौड़ रहे होंगे 10 सेकंड में, फिर अगर वो 9.9 पे लेके आए होंगे, 9.8 पे लेके आए होंगे, तो उस 0.1 सेकंड को कम करने में उनके कितने एफर्ट्स लगे होंगे।
और हम आप कई बार क्या करते हैं कि अपने इतने सारे प्रेशियस टाइम, मैंने भी किया अपने जीवन में, बहुत सारे टाइम वेस्ट किए हुए हैं। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मैं तो पर्सनली अपने लाइफ में बहुत सारे टाइम वेस्ट किए हैं। मैं मानता हूँ आप भी कर रहे होंगे, लेकिन ये समझ हमें आज नहीं आती। एक समय के बाद हमें फ़ील होता है कि यार हमने अपने टाइम, अपने जीवन का बहुत बड़ा समय हमने नष्ट कर दिया, और क्योंकि हमने समय को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो समय भी हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ऐसा एक समय आ जाता है जीवन में, और ये बात हमें कोई कहता नहीं है, ये हम खुद फ़ील कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है ना? तो समय हमें क्यों बताए कि हम कौन हैं? हम समय को बता देते हैं हम कौन हैं। और आप ये कर सकते हो कैसे? अपने मेहनत से। भाई कलम की ताकत इतनी ताकत है, पढ़ाई की ताकत इतनी ताकत है कि हम पढ़ लिख के आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। कोई अगर हमसे पूछे पहले के समय में क्या हुआ करता था, जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जब एक राजवंश आया करता था फिर दूसरे राजवंश आया करते थे, तो उस समय क्या हुआ करता था कि जो लोग योद्धा हुआ करते थे, जो लोग तलवार चलाना जानते थे, उनके पास हाथ में तलवार हुआ करती थी, और वही राजा कहलाते थे, वही योद्धा कहलाते थे, वो विजय प्राप्त करते थे। आज हमारे पास अगर कोई अस्त्र है तो वो एडुकेशन है। इस अस्त्र से हम जो चाहें अचीव कर सकते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको प्रेसिडेंट बनना है, आपको जो बनना है, आप हर कुछ बन सकते हो। बस आपको वो बिलीफ लानी है अपने अंदर, उस सोच को अपने अंदर बिठाना है और अपने आप पे विश्वास करना है कि हाँ मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। एक और छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। वनडे जो क्रिकेट स्टार्ट हुई वो 1971 से स्टार्ट हुई, है ना? और 3000 वनडे खेले जा चुके थे, बट किसी ने डबल सेंचुरी नहीं लगाया था वनडे क्रिकेट में। सबसे हाईएस्ट स्कोर शायद 194 शहीद अनवर का था। सचिन तेंदुलकर का 186 का स्कोर था पहले, और सौरव गांगुली के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है ओडीआई में वो शायद 189 के आसपास ऐसा कुछ है, या 183 था शायद। सनत जयसूर्या का 189 ऐसा कुछ स्कोर था। सचिन वो पहला बंदा था जिसने 3000 ओडीआई के बाद उस चीज़ को कर पाए, वो डबल सेंचुरी कर पाया। वो क्यों? उनके अंदर एक बिलीव थी कि मैं कर पाऊँगा। और ये बिलीफ सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जिस कारनामे को होने में 40 45 50 साल लग गए हैं और 3000 वनडे लग गए हैं, उस कारनामे को रिपीट होने में जस्ट 91 या 100 वनडेज़ के जस्ट बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा कर दिखाया। एक बार नहीं, 2 बार कर दिखाया वीरेंद्र सहवाग ने। और वीरेंद्र सहवाग ने जैसे ही ये काम कर दिखाया उसके कुछ दिनों बाद ही वीरेंद्र सहवाग क्यों कर पाए? क्योंकि सचिन के साथ वो ओपनिंग करते थे, वो देखते थे सचिन को, करीब से देखा उन्होंने करते हुए। और फिर वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा ने ये काम 3 बार किया, बहुत छोटे से इंटरवल की जस्ट बाद ही। क्यों? बिलीव सिस्टम। सचिन को खुद पे बिलीव था, सहवाग को बिलीव था कि यार सचिन पाजी कर पाए तो मैं क्यों ना कर पाऊँ, मैं भी कर लूँगा। और रोहित शर्मा, जो कि जब सहवाग खेल रहे थे तो रोहित शर्मा उस टाइम ड्रेसिंग रूम में थे, उनको फील हुआ यार सहवाग भाई कर लेते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये होता है बिलीफ सिस्टम। जब तक आप बिलीव नहीं करते हो आप कभी नहीं कर पाओगे बॉस। मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, उसका अगर सबसे बड़ा कोई रीज़न है तो ये रीज़न है कि मुझे कभी बिलीव नहीं हो पाया कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, है ना? आप बिलीव करो, आप जो बिलीव करोगे वो कर पाओगे। चलिए, ऐसी बातें हम लोग फिर कभी ऐसी वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे आपके लिए कुछ और कहानियाँ लेके आएंगे। ये तो एक मेरी छोटी सी सफ़र थी, और ये मेरी क्या, आप सबकी ऐसी कॉमन सफ़र रही होंगी। हम सब अपने अपने स्तर पे लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।